कौन सा? जीपैट कितना है? माय डियर, इसमें ना ये एक मसला है कि ये FETPL है या FETOCI है। तो पहले मुझे फिर सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपने घर से सवाल नहीं पढ़ा हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर इनकम आ रही है, गेन लॉस आ रहा है ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। लिस्टेड ऑन लिस्टेड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शेयर्स हैं तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स है। फाइनेंस कॉस्ट है सरप्लस ऑन PP, साल के आखिरी दिन आया है। पेरेंट ने सब्सिडी को 1.5 साल पहले ख़रीदा है। तो माय डियर ये कॉन्सेप्ट है बस। असल में अगर बैलेंस शीट हुई तो हम 1.5 साल की एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे, और अगर P&L का सवाल हुआ तो पहले 6 महीने की इग्नोर करेंगे, सिर्फ फॉर द ईयर आएंगी P&L के फेस पे। बस ये असल में बस कॉन्सेप्ट था, P&L में फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स आनी है। एसोसिएट का 10/12 करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि ये कम मार्च को खरीदी है। होल्डिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी का नाम, उसका शेयर कैपिटल और प्री आर गिवन है। फॉलोइंग वाज अ कंसिडरेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 मिलियन एंड अनदर पेमेंट ऑफ 843 मिलियन आफ्टर 3 years। अब इनकी ओरिजिनल एंट्रीज करेंगे और इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है ना इन्वेस्टमेंट। ये देख लें, जिन्होंने घर से पढ़ा हुआ है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी तक नहीं, एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं करेंगे हम। कौन सा बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं? ये कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूला नहीं होगा लेकिन एज पर क्वेश्चन तो इन्वेस्टमेंट देना, वो दी नहीं, तो फिर हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट इसकी एंट्री होगी, और इसकी PV निकल के इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। बैलेंस शीट में इसके 1.5 साल का इंटरेस्ट जाएगा, जो कि हमने करना नहीं। P&L में इसका 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा। अच्छा, ये एंट्री अकाउंटेंट ने की है या नहीं की, ये मुझे बता दें। वैसे क्वेश्चन साइलेंट हो तो की होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये तो दोनों बैलेंस शीट की आइटम्स है ना, तो की भी हुई है तो मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे ये फिगर यूज़ करनी पड़ेगी वर्किंग 1 के लिए। अच्छा, अगर इसकी एंट्री भी करें इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो वो एंट्री भी अकाउंटेंट ने, चलो मैं मानता हूँ सवाल साइलेंट अकाउंटेंट ने की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सही बात करें, अकाउंटेंट ने चलो की होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो ये तो बैलेंस शीट की एंट्री है ना, वर्किंग 1 में तो जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट की एंट्री है, तो पेएबल मुझे कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। और अगली एंट्री है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये जो है ना एंट्री, ये अकाउंटेंट ने नहीं की। नाउ दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन मेरी नज़र में, क्योंकि देखें P की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको फाइनेंस कॉस्ट 0 नज़र आ रही है। ये बात है असल, वरना मैं भी जब इस सवाल को पढ़ा था तो मैंने एज अ स्टूडेंट यही समझा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सबकी एंट्रीज हो चुकी हैं। लेकिन जब P के फाइनेंस कॉस्ट पे नजर पड़ी, इस तरह वैसे ICAP को टेस्ट नहीं करनी चाहिए चीजें, ये तो बोंगा तरीका टेस्ट करने का। इस तरह टेस्ट करे जिस तरह ये आगे कर रहा है, उसमें उसने बताया कि गलती हुई है, इसमें अगली एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा बेहतर है, उसमें उसने बताया कि गलती हो गई है। लेकिन ठीक है यार, अगर फाइनेंस कॉस्ट आप लोग ना भी रिकॉर्ड करते तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने 1700 जमा PV ऑफ 843 सब ने ले जानी थी वर्किंग 1 के अंदर, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई शक नहीं है।
ये आप लोगों ने ले ही जानी थी क्योंकि एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी। लेकिन मैं फाइनेंस कॉस्ट भी P&L में आज रिकॉर्ड करूंगा, हालांकि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अमाउंट उसने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मुझे P&L के फेस से देख के पता चल रहा है कि P की फाइनेंस कॉस्ट किधर है फिर, डेट्स वाई। आगे चलें। हाँ जी, भूल भी सकते हैं, लेकिन इस तरह हमने रूल नहीं बनाना ना, हमने तो ये रूल बनाना है जब सवाल साइलेंट हो तो एंट्रीज होगी हुई है, ये रूल है ना हमारा तो। अच्छा, अब एंट्रीज तो होगी हुई, लेकिन एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फिर भी गिवन नहीं है, तो वो तो मुझे फिर निकालनी पड़ेगी ना। एन अमाउंट ऑफ 500 इज पेएबल ऑन जकम में 2021। अच्छा, इसको मैं डिटेल से पढ़ लूंगा, अभी फिर ये एडजस्टमेंट अगर समझाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाना है। बाकी एक्विजिशन डेट के ऊपर कोई मसले मसाइल हैं, और फिर उसके पास ये लाइन असल में मैं देखने आया था ना कि पेरेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को FVTPL, और सब्सिडरी और एसोसिएट ने उनको FVTOCI पे रिकॉर्ड किया हुआ है, और ये मॉडल रिवोकेबल है। और याद रखिएगा ये गेन सिर्फ जून के महीने का, ये गेन जून के महीने का या जून दिसंबर ईयर एंड है, ये गेन सिर्फ 7 महीने के दौरान ही आया है, जून से दिसंबर के दौरान ये गेन आया है। इस लाइन की सिग्निफिकेंस भी आपको बताऊंगा क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हमने खरीदी थी 1 जून को, तो ये गेन 7 महीने वालों का है, तो फिर देख लेंगे इसका बात का मतलब क्या है। ये गेन 7 महीने वालों का है, ये रिवोकेबल है। अच्छा, इन्होंने OCI यूज किया हुआ है, इन दोनों ने क्या यूज किया हुआ है, OCI। तो और पेरेंट किस में डाल रहा है, इसलिए ये हम अदर इनकम में ले जाएंगे और ये हम OCI में ले जाएंगे। अच्छा, अब आप मुझे पैट कैलकुलेट करवा दें। पैट 4100 माइनस 2880 माइनस 800 प्लस 414 प्लस 195 FVTPL 1029। एस का ओहो, बीच में एक OCI का आइटम है, नीचे P&L के, -50 भी करना है, 741। नहीं, ये तो सरप्लस है, ये तो ये अगेन नीचे वाला हरदार जो है फॉर द ईयर है, और ये सरप्लस जो है वो उधर जाता है, OCI में जाता है। कितना हो गया, 492। इसका OCI नहीं है पेरेंट का, इसका नेगेटिविटी है, और इसका 120 है, नोट कर ले। ये वर्किंग 5 में जाना है, ये 5.1 में, वो 5.2 में, वो 5.3 में। बाकी यार प्री आरीज वगैरह दी हुई है, तो मैं वर्किंग 6 नहीं कर रहा, ये वर्किंग 6 ही है, और क्या है, ये पैट जो निकाला है मैंने वर्किंग 6 ही है, लेकिन वर्किंग 6 में पूरी नहीं कर रहा क्योंकि प्री आरीज वगैरह सवाल में दी हुई है। चलें जी, अच्छा, एक बहस है किसी के जहन में, हो सकता है अभी आ गई हो। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा फॉर P&S,
एसोसिएट अगर अपना ओसीआई शो करता है तो करता रहे, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। और जरा देखें, ये IFRS 9 और ये IAS 16 है। तुम जो मर्जी करते रहो, एक ही टेंशन कभी ना लिया करें। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग यानी कि आप कहें यार सर ए का सरप्लस नजर आ रहा है, ये दोनों तो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, इनका पीपी का सरप्लस नजर नहीं आ रहा। इधर देखें ना, छोड़, ए का सरप्लस नजर आ रहा है, पी और एस का सरप्लस नजर नहीं आ रहा, तो आपने तो कहा था यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो IFRS 3 और 10 में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। इनके लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जरूरी नहीं, इसलिए 100 का सरप्लस है और मैं इसको फारग नहीं करूंगा क्योंकि तुम दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो। इफ ए हैज ऑल्सो यूज द कॉस्ट मॉडल देन 100 सरप्लस वुड नॉट हैव अपीयर्ड। इस तरह की लाइन अगर पेपर में लिख भी दे तो इग्नोर करनी है ये लाइन, क्योंकि ए को उसके हाल पे छोड़ दें, जो मर्जी करे। यूनिफॉर्मिटी किन में होनी चाहिए जी? पेरेंट और सब्सिडरी में, जो मर्जी करे। यूनिफॉर्म पेरेंट और सब्सिडरी कौन होता है? अच्छा, ये तो इस बेस पर मुझे 100 पे क्यों नहीं है एतराज? जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, हमें क्या, एसोसिएट की खैर है, वो जो मर्जी करें। इस बुनियाद पर हमें 20 पे क्यों नहीं है एतराज? ये FETPL फॉलो कर रहा है, ये FETOCA फॉलो कर रहा है, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, हमें तुम पे कोई एतराज नहीं, तुम जो मर्जी करो। ये बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, असूल सारे बीवी नंबर 1 के लिए होते हैं, आपको पता है। ये बड़े लोग तेज होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ नहीं। अच्छा, तो ये बीवी नंबर कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये जो मर्जी करें, नहीं नहीं आइए, जो मर्जी करें, ये के बाद चलो है, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया। अच्छा, ये सारे असूल इसके लिए हैं। अच्छा, अब माय डियर, यहां यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो लेकिन ना यहां यूनिफॉर्मिटी अगर हो तो फिर मुझे करना यह चाहिए था कि इस 80 को यहां पे 0 शो करना चाहिए था और यहां पे नेगेटिव 80 शो करना चाहिए था, क्योंकि तुम भी FETPL में लेके जा रहे हो 195, तो मैं भी P&L में ले जाता हूं 80। अगर ये बात है तो सर आप ये करें, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, मुझे यही करना चाहिए था। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा एक IFRS 9 प्रिवेल कर जाता है स्टैंडर्ड के ऊपर। वो कहता है कि ये 80 वाली ऑप्शन ना इररिवोकेबल है, नॉन कैंसलेबल है। इस वजह से मैं यहां यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा, वरना मेरा भी दिल चाहता था क्लास में यूनिफॉर्म पहन के आऊं। सिर्फ इस वजह से मैं यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा कि ये IFRS 9 इररिवोकेबल है। थोड़ा सा लिखें जरा इस पे। OCI जो मर्जी करे, इसलिए 20 और 100 की टेंशन नहीं। प्लीज ये सारी बहस लिखें, अगले सफे पे जगह खाली है, इस सफे पे जहां मर्जी लिखें। OCI जो मर्जी करे, इसलिए एसोसिएट जो मर्जी करे, इसलिए 20 और 100 की टेंशन नहीं है। OCI जो मर्जी करे, एसोसिएट जो मर्जी करे, इसलिए 20 और 100 की टेंशन नहीं है। अच्छा, हां, सब्सिडरी का नेगेटिव 80, प्लीज सारी बात लिखें। हां, सब्सिडरी का नेगेटिव 80 यूनिफॉर्मिटी के लिए P&L में ले जाना चाहिए था, पूरी बात लिखें। हां, सब्सिडरी का नेगेटिव 80 यूनिफॉर्मिटी के लिए
P&L में ले जाना चाहिए था। आगे बोल दें, लेकिन IFRS 9 की वजह से ये इरिवोकेबल है। ओके, स्टेप 1, P और S के सारे आइटम्स अलॉन्ग विद देयर OCIs ले जाएं P&L के फेस पे। स्टेप 2, ओपन वर्किंग नंबर 5, 5.1, 5.2, 5.3। करवाएं जी। 4100 plus 2250 cost of sales 2880 plus 1125 operating expenses 800 plus 550 other income 414 plus 216 gain and loss and remeasurement 195 इधर डाल दें 195, इधर डाल दें 190। आगे finance cost 0 plus 50 PBT, profit before टैक्स, no ये एक लाइन खाली छोड़ दें एसोसिएट के पैट के लिए। एक चीज और कर दें मैं डियर, एड OCI, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, P+S उठाना है यहाँ पे, P+S। देखें इधर, एक मिनट पहले देख लें, P+S, जीरो रेटी उठाना है, P का OCI और S का, जिस तरह दोनों की सेल उठाई है, जिस तरह दोनों की सेल उठाई है जी। 0 plus 80 P+S, और इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करें। वो अब दो लाइनें छोड़ दी हैं, इधर एसोसिएट का पैट आएगा, इधर एसोसिएट का OCI आएगा। यहां तक नोट कर लें, फिर आगे चलते। ये P का गेन कहां गया? ये तो P&L में जाना था, इसका OCI में जाना था। अच्छा, एक दो जगह किताब में शायद पता नहीं कुछ और हुआ हो, आप लोगों ने इसको SRS नहीं लिखना, इसको RSRS लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। SOCI फॉर द ईयर है ये, SOCI, SRS नहीं लिखना, SOCI। इधर तो A का आता था पैट, सॉरी, A का प्रॉफिट, और इधर SOCI। AOCI। चलें जी, S तो 1.5 साल पहले खरीदी हुई है ना, तो कोई मसला नहीं, बस पूरा प्रॉफिट बताएं। वर्किंग 6 मैंने ये वर्किंग 6 ही कर दी है यार, ये समझ लें ये वर्किंग 6 ही है, ये जो पैट निकला हुआ है यहाँ पे जी।
741। अच्छा, ए को हमने पढ़ लिया कि 10 महीने खरीदे रखा है, तो ए का पैक्ट छुरी भी चलाएं और पीस शेयर भी लगाएं। एस का ओसीआई फॉर द ईयर उठाना होता है यहां, फॉर द ईयर, एज ऑन नहीं। अगर पेपर में कोई 1.5-2 साल का दे दे, जैसे कल के पास पेपर में दिया था, तो कल बैलेंस शीट बना रहे थे इसलिए 1.5 साल का उठाया था, आज P&L बना रहे हैं, आज 1 साल का उठाना है। एस का ओसीआई फॉर द ईयर, और अल्लाह का शुक्र है ये फॉर द ईयर ही है, सॉरी इसको नेगेटिव में लिखना था ना। एस का ओसीआई फॉर द ईयर, एस का ओसीआई अगर प्रॉफिट होता था तो यहां आता था, और एस का ओसीआई अगर लॉस है तो इधर आएगा। ओके, और आखिर में ए का ओसीआई 120, ये दो थे, एक 100 था और एक 20 था। इसको आप 10/12 करना है या नहीं, मैंने असल में पता है आप कौन सा ओसीआई उठाना है, ए का मैंने पैट उठाया है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फरवरी नहीं मार्च। ए का मैंने पैट उठाया है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ये जो 100 है, ये तो सवाल कह रहा है वैसे ही दिसंबर में आया, ये दिसंबर में आया, और ये जून में खरीदी थी और दिसंबर में रिवैल्यू कर दी, तो तू भी मार्च के बाद वाला, मैं भी मार्च के बाद वाला, चल आजा पूरे पूरे चले। इनको 10/12 नहीं करेंगे। इसके साथ उसने लिखा हुआ है ये दिसंबर में आया है, और इसके साथ उसने लिखा हुआ है जून से दिसंबर के दरमियान महंगी हुई हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इस ओसीआई को भी 10/12 करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ओसीआई पूरे पूरे हमारे हैं, या किसी को एतराज है सऊदी किंग को देने कोई ओसीआई? दोनों नहीं 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 ना देना, वो तो मार्च में सऊदी किंग जा चुका है और हमने तो जून में ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो ये दोनों ओसीआई पूरे पूरे बोले हैं हमारे हैं। डन, उठा दें साथ वाले को। अच्छा जी, इनको उठाएं, देखें थोड़ा सा। अच्छा, IFRS 9 वाला, IS 16 वाला, साथ साथ 36। ओके, स्टेप 1, पोस्ट P+S fully. Step 2, open up 4 workings. Step 3, pass adjustments. वर्किंग 1, नेगेटिव गुडविल या इंपेयरमेंट लॉस के लिए। अच्छा, वैसे आज के सवाल में अगर नेगेटिव गुडविल आ गई ना, तो वो मैंने P&L में नहीं लेके जानी, क्योंकि ये नेगेटिव गुडविल हमारे साल के दौरान नहीं आई, हमारे साल से 6 महीने पहले आई है। हमारे साल के एंड पे खड़े हो तो 1.5 साल पहले ये नेगेटिव गुडविल आई है। ये नेगेटिव गुडविल फॉर द ईयर नहीं होगी, ये पिछले साल की होगी। अगर हमारे आज के सवाल में नेगेटिव गुडविल आ भी गई तो मैं CRE में तो ले जाऊंगा, अगर बैलेंस शीट का सवाल हुआ, अदर इनकम में नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, वो पिछले साल के P&L की चीज है। जी, शेयर कैपिटल ये क्वांटिटी है या अमाउंट है? भाई क्वांटिटी नहीं है ना, रुपीज इन मिलियन, रुपीज है, तो ये अमाउंट है 1500, क्वांटिटी नहीं है।
कभी लिखी होती है क्वांटिटी भी, लेकिन ये तो अमाउंट है 1500। और प्री आ रही ये 1.5 साल पुरानी है माय डियर, 1.5 साल पुरानी आ रही है। आ रही डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है ये, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लफ्स लिखा हुआ है वो सबके साथ चल रहा है। ये वर्किंग 7 में जाना है, ये वर्किंग 7 में जाना है, इसलिए वो बनानी नहीं। ओ सॉरी, ये कहाँ जाना है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो काट देते होते हैं हम। ये जाना है वर्किंग 7 में, क्लोजिंग माइनस प्री आरी में, तो वो अब हमें दी नहीं हुई। ये वर्किंग 7 में क्लोजिंग माइनस प्री में प्री है 950। पता होना चाहिए किन चीज़ों को इग्नोर करना है। फॉलोइंग वाज अ कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स। तो वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट इनएससी निकाल रहा हूं मैं, एज पर क्वेश्चन तो कोई दी नहीं हुई। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश पेड 1.5 साल पहले 1700, 1.5 साल पहले 1700, पर 1.5 साल पुरानी फिगर चाहिए ये मुझे। और 843 की पीवी निकालें, हमारा साल कौन सा है 2021। हमने सब्सिडरी को कब खरीदा है 1/7/20 को एंट्री बताएं। वर्किंग 1.2 843 इंटू 1 raised to power माइनस, ये किस दिन एंट्री हो गई बोलें, यकम जुलाई 20 को। अब क्या करनी है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अब क्या करनी है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करने के लिए असल में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और हमारा जो है वो अल्लाह आपका भला करे इस ट्रांजैक्शन का ईयर एंड वो मैच नहीं करता। अब एक तो वो सऊदी किंग वाले तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकती है और एक अपने पुराने तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकती है। पुराने तरीके से अगर मैं ट्रांजैक्शन करूं तो वर्किंग 1.3 फिर इंक्रीज कर दूंगा इधर, वर्किंग 1.3 नहीं 600 पे अगर आप लगाएं 12% तो जवाब क्या आएगा 72। ये 72 मेरा इंटरेस्ट है यकम जुलाई 20 से लेके 30 जून 21 तक का। ठीक है, फिर मैं इसे कंपाउंड करूंगा क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही, पेमेंट तो 3 साल बाद होनी है। फिर मैं इसे कंपाउंड करूंगा 600 जमा 72 इज इक्वल टू 672 जरा 12% 81। ये मेरा इंटरेस्ट है यकम जुलाई 21 से लेके 30 जून 22 तक का। अब यकम जुलाई 20 से 30 जून 21 तक का इंटरेस्ट याद रखिएगा कंपाउंड होता है। कंपाउंड होने की रीजन ये है कि साथ साथ पेमेंट नहीं हो रही ना। और अगर अगला निकालना है तो अगले में फिर मैं 600 जमा 72 जमा 81 करके निकालूंगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो जरा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जरा हम किसी दिन रिवाइज करेंगे ना तो फिर वो आपको याद आ जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो मैं तरीका आपको दिखा देता हूं इधर।
इधर देखें, सॉल्यूशन में शॉर्टकट तरीका एक लगा हुआ है, शॉर्टकट तो नहीं है, वो भी लंबा ही काम है। देखें इधर 600 को पहले 3 साल पहले पीछे बुलाया जाए, इधर प्रोविजन ही लिखते थे, प्रोविजन। तो ये इन्वेस्टमेंट तो गलत लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाता, ये तो गलत लिखा हुआ है लफ्ज। पेएबल, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 600 से, फिर 2 साल हो गए डिसमेंटल होने में, 1 साल रह गया डिसमेंटल होने में, इस तरह कैलकुलेशन की हुई है। तो वैसे देखें यहां भी कंपाउंडिंग समझ आ रही है, 672 पर आगे रेट लगेगा तो ये फिगर आएगी। तो बहरहाल ये एक तरीका है, ये इंशाल्लाह हम यूज टू हो जाएंगे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। तो फिलहाल इस तरीके को जो है वो रहने दें। डन। 6 मंथ्स की नहीं कर सकते ना, हमारे ईयर एंड के एतबार से डिस्काउंटिंग नहीं, डिस्काउंटिंग हमारे ईयर एंड के एतबार से नहीं होती। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकलता है तो वो साल का निकलता है और साल का निकल कर जर्नल एंट्रीज के अंदर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से हम 6/12 करते थे। हम पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से बनाते थे, तो इट इज सॉर्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये मैं ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से बना रहा हूं। और अगर आप लोगों ने ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप लोगों ने 600 ज़रब 12% ज़रब 6/12 किया तो वो फिगर तो सही निकल आएगी, लेकिन फिर जब आप अगला इंटरेस्ट निकालेंगे वो 600 में 6 महीने का डाल के कंपाउंडिंग करेंगे, हालांकि कंपाउंडिंग एनुअली होनी है, 6 मंथली नहीं होनी। वो फिर आगे सारा मैस मत जाना है। सो डेट्स वाई जिस तरह लीज में करते थे उस तरह करें। लीज में करते थे अगला रेंटल इस दिन है, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में मेरे ख्याल से इस साल का इंटरेस्ट निकलता था, तो वो वाला काम करें, लीज वाला। तो डेट्स वाई 600 पे 12% लगाऊंगा तो किसी भी साल का इंटरेस्ट निकल आएगा। वो साल मुझे अब देख लेने दे कौन सा है। 600 पे 12 लगाया तो किसी भी साल का इंटरेस्ट निकल आएगा। वो साल कौन सा है? वो 30 जून 21 तक वाला है। और फिर जब इसको कंपाउंड करके फिर 12% लगाऊंगा तो वो भी किसी भी साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, लेकिन वो एक साल ये वाला है। अब मुझे 31, 12, 20 को खड़े होकर अगर मैंने लीज पड़ी हुई है तो मैं 72 का 6/12 लूंगा। 72 का 6/12 30। इसको मैंने आज कुछ करना नहीं है क्योंकि ये P&L का सवाल है, इसमें फॉर द ईयर आना है। 31, 12, 21, इसमें जून, जनवरी से जून यहां से उठा लेंगे और जुलाई से दिसंबर इसमें से उठा लेंगे, और अगला तो बहुत ही दूर का है, वो तो हमारे ईयर एंड से भी आगे का। 72 का 6/12 और 81 का 6/12। 76.5, 77. चलें जी, नोट कर लें। अच्छा इधर देखें, सारे बैलेंस शीट के सवाल में क्या होगा, ये दोनों कहां जाएंगे? सीआरई में। ये दोनों कहां जाएंगे? P&L के सवाल में ये कहां जाएगा? P&L के मुंह पे। बैलेंस शीट के सवाल में ये दोनों कहां जाएंगे? P&L के सवाल में ये कहां जाएगा? P&L के मुंह पे। और पेज 27 की कोई भी फिगर वर्किंग 5 को हिट नहीं करती। ये मैं आपको कह रहा था कि पेरेंट की किताबों में देखें इंटरेस्ट नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अज्यूम किया कि ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। जल्दी करें, अब डिटेल अब क्या करें, अब टाइम तो लग रहा है, फिर क्या करें। जी मैं आ जाता हूँ, बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता था उसमें फिर बताता कि एंट्रीज हुई हैं या नहीं हुई, वो भी एक छापा था।
ओके, पॉज। भाई बैलेंस शीट का सवाल होता तो मेरे ख्याल से वो कहता कि ये पहली वाली एंट्री हुई भी है, क्योंकि ये एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। तो बैलेंस शीट के सवाल में फिर इन्वेस्टमेंट्स में हम 600 डाल देते, और सीआरई में 36 जमा 77 डाल देते, और पेएबल में 600 जमा 36 जमा 77 डाल देते। ये करते बस। अच्छा जी, अब पी एंड एल के एंगल से इस सवाल को करना है। तो माय डियर, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट्स में मेरी कैश टू बी गिवन कितना 600। पेएबल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी। और अब बैलेंस शीट में पेएबल ही जाना है, अब उसका मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकता। अब पी एंड एल के एंगल से सवाल देखें। ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये खर्चा है। इसमें से ये हमारे साल ले जाएं, ये पिछले साल के 6 महीने के पी एंड एल में चला गया होगा, हमारे साल ये ले जाएं। 77 वर्किंग नंबर 1.2 1.3 में तो कैलकुलेशन हुई है ना, असल चीज तो 77 निकली है बाहर। ओके, नेक्स्ट। अगर कोई पेमेंट सऊदी किंग को करनी हो और वो डिपेंडेंट हो फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे, तो उसकी पीवी निकालेंगे या उसकी फेयर वैल्यू सवाल देगा, और फिर उस फेयर वैल्यू को हर ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से भी गुजारेंगे। ओके, एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन वॉज पेएबल ऑन। अच्छा, ये पेमेंट पता कब होनी है? हमारे साल के मई में, हमारे साल के, ये पेमेंट हमारे साल के मई में होनी है। डन और एनी प्रॉब्लम? ये पेमेंट हमारे साल के मई में होनी है, लेकिन इस पेमेंट की पीवी नहीं, इस पेमेंट की एफवी फेयर वैल्यू यकम जुलाई 20 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जानी है। इसकी मैं डेट्स लिख के कराता हूं इंटरेस्ट, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, ये ग्रीन तो छोड़ें, ये तो गलती हुई है अकाउंटेंट से, उसको हम सही कर लेंगे। जी, I consider this as the best questions in ICAPS history. यकम जुलाई 20, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, क्योंकि इसमें चैलेंज ये था कि पहले 6 महीने की एडजस्टमेंट्स आपने नहीं डालनी थी पी एंड एल में, बल्कि इस एक साल की सिर्फ डालनी थी पी एंड एल में। एन अमाउंट ऑफ 500 वॉज पेएबल ऑन यकम मई 2021 दैट वॉज डिपेंडेंट अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ एसएल। अभी तो मैंने उसे कहा है मैं तुम्हें 500 दे दूंगा इंशाल्लाह यकम मई को। इसकी पीवी मत निकालें, इसकी एफई ढूंढें। एफई ऑफ दिस वाज एस्टिमेटेड एज 290 ऑन एक्विजिशन डेट एज वेल एज ऑन 31 दिसंबर 2020। However, due to better performance in 2021, the target was achieved and full amount was पेड। पेमेंट जाके 500 पे की है हमने, पेमेंट 500 पे की है। ओके, अब इस साल की ओरिजिनल एंट्रीज और इस साल की ओरिजिनल एंट्रीज। इस साल यकम जुलाई 20 को इन्वेस्टमेंट डेबिट कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, और 31 दिसंबर 20 को नो एंट्री।
बिकॉज वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने की जरूरत नहीं है, 290 पे ही रही है। और अगले साल 2 एंट्रीज कर दूं या 1 कर दूं? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करके पहले इसे 500 पे लाऊं और फिर पेमेंट करूं, या पेमेंट के साथ ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूं? जैसे आपकी मर्जी है। पेमेंट कितनी हुई है? यकम मई को अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट वाज मेट, अब तो पूरे 500 देने पड़ेंगे जी। पेमेंट कितनी हुई है? 500 की। और पेबल कितना खड़ा था? यार वही जो IAS 21 में करते थे। मैंने बार बार जब भी ये सवाल आ जाते हैं मैं IAS 21 भी बोलता हूं और वर्सेस का लफ्ज भी बोलता हूं। तो पेबल कितने पे खड़ा है? 290 पे। तो खर्चा 210। चलें जी, रॉन्ग एंट्रीज फिर मैं करता हूं। ये ना डेट्स डालनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एंट्रीज में, फिर बात समझ आती है। वर्किंग नंबर नहीं जाने दें आप, वो वर्किंग 8 कर लें। 1.4 वैसे आपकी सही बात है, उसमें ज़्यादा एग्री करता हूँ क्योंकि ये वर्किंग 1 ही चल रही है अभी। HS included the full payment in cost of investment। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में फुल पेमेंट डाल दी। ये एंट्री किस साल हुई है? पिछले साल, इस साल? मेरा ये ख्याल है कि ये पेमेंट पे एंट्री हुई है और पेमेंट फिर अगले साल हो रही है, यानी हमारे साल। मुझे यही लग रहा है कि ये एंट्री अगले साल हो रही है, पिछले साल एंट्री भूल गया है। पढ़े जरा, हमने फुल पेमेंट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में डाला है, तो पेमेंट पे डाला होगा ना। फुल पेमेंट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में डाला है, तो मेरे ख्याल से इस साल रॉन्ग तो लफ्ज गलत होता है। अकाउंटेंट की एंट्री कोई नहीं हुई, उसने कुछ किया ही नहीं शहजादे ने। और इस साल उसने एंट्री कर दी है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 500 से। ओके, अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताएं, बैलेंस शीट के सवाल में मैं आपको इजाजत दे रहा हूं कि पहले साल की रेक्टिफाइंग एंट्री करें और उसे पोस्ट कर दें, फिर दूसरे साल की रेक्टिफाइंग एंट्री करें और उसे पोस्ट कर दें। लेकिन यानी रेक्टिफाइंग एंट्री यार क्या, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो बैलेंस शीट के सवाल में आप ये कर दें, और फिर एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट उसने दी होनी थी क्योंकि उसने डाला हुआ उसमें कुछ, फिर एज पर क्वेश्चन दी होनी थी। तो बैलेंस शीट के सवाल में इस एडजस्टमेंट को कैसे पोस्ट करना है सारा इधर देखें। इस साल एंट्री कर दीजिएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, यानी इस साल क्या बैलेंस शीट में इकट्ठी एंट्री हो रही होती है बस, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। और इस साल एंट्री कर दीजिएगा एक्सपेंस डेबिट, तो ये 4 फिगर्स पोस्ट कर दीजिएगा उस सवाल। लेकिन मैं भी किसका सवाल कर रहा हूं? P&L का। तो P&L में मुझे ये वाली इन्वेस्टमेंट तो फिलहाल लेके चले जाए ना, क्योंकि ये तो जानी ही जानी है 290। ये तो 1.5 साल पुरानी है, ये तो यहां जानी है, ताकि यही फिगर नहीं मुझे गिवन ना, ये तो पहले मालूम हो ना। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन बोले कितनी? डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं इसकी, बस फिलहाल इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दें।
जी 1 मिनट जी भाई, जी माय डियर, रेक्टिफाइंग एंट्री जल्दी बोलें, रेक्टिफाइंग एंट्री जल्दी बोलें। इन्वेस्टमेंट डेबिट 290, ये मैंने कर दी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेबल क्रेडिट, ये तो बैलेंस शीट टाइप चीज है, छोड़े आगे आ जाए। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करें। एक्सपेंस इन सीआरई डेबिट, एक्सपेंस इन सीआरई डेबिट या एक्सपेंस इन एडमिन डेबिट। बैलेंस शीट है तो सीआरई, पीएनएल है तो एडमिन। एक्सपेंस इन एडमिन डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन माय डियर मैं इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट करूं? एज पर क्वेश्चन मुझे इन्वेस्टमेंट दी नहीं हुई, तो मैं क्यों उनको जबरदस्ती क्रेडिट करूं? वो तो क्वेश्चन वाली दी होती तो मैं रेक्टिफाई करता ना। मुझे एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट दी नहीं। अब बिला वजह ये जो ओरिजिनल फिगर्स हैं तीनों, इनको मैं रेक्टिफाई करने बैठ जाऊं, ये तो बोंगी है ना। ये बताएं, ये तीनों ओरिजिनल फिगर्स हैं या एज पर क्वेश्चन है? ओरिजिनल। इनको तो सही ना करने के चक्कर में पड़े। वो बैलेंस शीट का सवाल होता तो फिर उसमें रॉन्ग फिगर्स दी होती। तो मेरे ख्याल से अब रेक्टिफाइंग एंट्री एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट वाली ना करें, खाली बस एक्सपेंस डेबिट कर ले अपने दिल की तसल्ली के लिए। एक्सपेंस डेबिट कितने से? 210 से। वर्किंग नंबर 1.4 और वर्किंग 5 को कोई भी एडजस्टमेंट हिट नहीं करेगी। पेज नंबर 27 वाली। जी अब आप पूछ लें। हाँ हमारे साल हो गई है ना ये एंट्री। हाँ, HL हैज इंक्लूडेड फुल पेमेंट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ बोलें। इसलिए कि ये हमारा साल है, हमारा साल ये नहीं है। पिछले साल हमने खरीदा इसे, हमारा साल ये है। ये कौन सा साल है? पिछला साल। खरीदा कब है? इस दिन। ये कौन सा साल है? हमारा साल। डन। मैं क्यों नहीं इस रेक्टिफाइंग एंट्री को पोस्ट करा? क्योंकि मुझे एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट गिवन, और अल्लाह का शुक्र है मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल फिगर्स उठा के बड़ी मेहनत से वर्किंग 1.1 बना ली है। अब इसको मैं क्यों चेंज करूं कुछ? मुझे तो वर्किंग 1.1 का डाटा ही अवेलेबल नहीं था एज पर क्वेश्चन, तो मैंने फिर सारी ओरिजिनल फिगर्स उठाई, तो मेरा सब कुछ सही जा रहा है इस वक्त। इसका टोटल करा दें 2590। आज जाके मैंने बात आपसे वही करनी है इन द एंड। कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आगे पीछे हो जाती है। ये फिगर भी आप सही उठाएंगे, ये भी सही उठाएंगे सारे, मुझे उम्मीद है ये भी सही उठाएंगे। जहां ये 290 उठाने में कोई गलती नहीं करेगा। तो कोई फाइनेंस कॉस्ट गलत निकल आई, या ये जो मैंने ये गेन लॉस निकाला है, ये लॉस गलत निकला है, तो ये और बात हो सकती है। ये वर्किंग नंबर 1.1। ओके आगे चलें। एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन 1 जुलाई 2000 ना 21 कहां से आ गया? 1 जुलाई 20। सॉरी माय वॉइस वाज वेरी मच हाई। At the date of acquisition, SL's carrying value of net assets were equal to the fair value except the following. An in-process research and development for a software had a fair value of 180. भाई चाहे उसकी नज़र में इन प्रोसेस है, हमने फेयर वैल्यू निकालनी है। However, the cost of 140 incurred before acquisition by subsidiary on development has been expensed out in its books. तो मैंने आपको अक्सर बताया हुआ यार, ये 140 धोखा होता है। 140 इस धोखा हैड बीन एक्सपेंस्ड आउट, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा
भाई IS 38 की रोशनी में अगर अकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है इसमें इतनी जान है कि हम ये खरीद रहे हैं R&D, हम तो पूरी सब्सिडी खरीद रहे हैं, तो R&D परचेज टाइप R&D है। इसलिए अगर तू कह रहा था कि मैंने एक्सपेंस में डालना है, मैं IFRS 310 की नजर में फिर भी इसकी फेयर वैल्यू निकालूंगा। नाउ व्हाट डज इट मीन हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट? तो पहले ये वाली एडजस्टमेंट करें फिर आगे पढ़ते हैं। बोले इंटेंजिबल्स डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन, ये तो बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है, लेकिन वर्किंग वन तो करना है ना मुझे, मैं तो वर्किंग वन के लिए पूछ रहा हूं आपसे, P&L में तो नहीं जानी जी। 180 माइनस 0 180, ऑफ रिमेनिंग लाइफ नहीं दी हुई, पहले आगे जाके देख लेते हैं। आफ्टर एक्विजिशन, ये आफ्टर एक्विजिशन तोड़ दूंगा मैं इसे, आफ्टर एक्विजिशन यकम जुलाई के बाद सब्सिडरी अपने साइंसदानों को 20 दे रही है टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, उसने लिखा हुआ प्रोजेक्ट डिड नॉट मेट क्राइटेरिया, ठीक है। द कॉस्ट इनकर्ड बिफोर एक्विजिशन वाज एक्सपेंस्ड बिकॉज इट डिड नॉट मेट क्राइटेरिया। उसको हमने इसलिए नहीं डाला हुआ था कि उसने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया था। आफ्टर एक्विजिशन 140 के बाद 20 का खर्चा मैंने और किया। अब सवाल साइलेंट है तो क्या एज्यूम करूं, ये सब्सिडरी अच्छी वाली डेवलपमेंट है या बुरी वाली डेवलपमेंट है? सवाल साइलेंट होगा तो हमेशा अच्छी वाली डेवलपमेंट लेंगे। इस खर्चे को इनकर करते हुए सब्सिडरी ने जो 20 का खर्चा किया होगा, इसकी एंट्री की होगी या नहीं की होगी? कभी भी नहीं भूल सकता साइंसदानों को पेमेंट, क्योंकि पेमेंट साथ साथ हो रही होती है। तो कहते हैं मैंने बाद में खर्चा किया 20 का, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है 20 की तुमने एंट्री कर ली होगी, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। जब इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा तो इसने इसको अमोर्टाइज भी कर लिया होगा। अमोर्टाइज हमारे साल, पिछले साल नहीं होना जिस साल खरीदा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही कब हुआ है? हमारे साल के पहले दिन। अब कुछ बच्चे पूछते हैं ये जो अमोर्टाइजेशन है उस 180 जमा 20 की कैलकुलेट करनी है? नहीं यार, इन दोनों की कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि मेरे दिल में तो ये बात आ रही है अगर इसने कैपिटलाइज किया होगा ना, तो फिर कैपिटलाइज करके इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमोर्टाइज भी किया होगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी कॉस्ट 20 है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी कॉस्ट 200 है। क्यों? क्योंकि उसका जो अधूरा काम था जिसको वो वेटेज नहीं दे रहा था, मैंने उसको 180 की कीमत लगाई, बाद में उसने अपने अधूरे काम को 140 मिलियन खर्च कर चुका है। वो छोड़ता है इस प्रोजेक्ट को? कभी भी नहीं छोड़ेगी सब्सिडरी इस प्रोजेक्ट को। सब्सिडरी इस प्रोजेक्ट में आगे और खर्चे करेगी, लेकिन वो तो अपनी जात के एतबार से खर्चे कर रही है ना। अब वो अपनी जात के एतबार से अपने साइंसदानों को, ये 6 महीने का खर्चा है, यहां से भी सुन लें, आफ्टर एक्विजिशन टिल 1 जनवरी, ये इस 6 महीने में इसने अपने साइंसदानों को दिया है। सवाल साइलेंट है, कैश की पेमेंट मिस नहीं होती, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। और जब इसने कैपिटलाइज भी कर दिया और इस दिन से यूज भी शुरू हो गया, तो इस मींस के इसने इसको अमोर्टाइज भी कर लिया होगा। हमारा फड्डा वही है जो पुराना होता था कि तुमने अपनी वाली कॉस्ट को कर लिया है, मैंने 0 और 180 का जो डिफरेंस है उसको मैंने करना है। और कंसोलिडेशन के एंगल से अगर वैसे मैं बात करूं तो 180 जमा 20, मेरे लिए इसकी कॉस्ट 200 है, लेकिन 20 को वो अमोर्टाइज कर चुके हैं, मैं सिर्फ किसको अमोर्टाइज करूं?
180 को। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो भी 1.5 साल अमोर्टाइज नहीं करना था 180 को, क्योंकि ये मुकम्मल कब हुआ है प्रोजेक्ट? 1 जनवरी 21 को। तो बैलेंस शीट का सवाल भी होता तो अमोर्टाइज 1 साल ही करना था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अभी तो सिर्फ किसका सवाल है? P&L का। तो वर्किंग नंबर 8, 20 को भी कर दूं या खाली 180 को करूं? पुराने वाला 180। और 180 को करने की आपको पुरानी आदत है, कुछ बच्चे 200 को करके आए होंगे 180 जमा 20, और कुछ बच्चे 180 को करके आए होंगे। जिस मर्जी को करके आए हो, जब आपने डिवाइड 4 से कर दिया होगा तो उसके अलग नंबर आपको मिल गए होंगे। सिर्फ ऊपर अमाउंट गलत उठाने के नंबर कटेंगे, आधे नंबर फिर भी मिल जाएंगे, और सही जगह पोस्ट करने के पूरे नंबर मिलेंगे, और वर्किंग 5 में डालने के पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगर इस एडजस्टमेंट के 4 नंबर हैं, एक इस चीज का नंबर उसने रखा हुआ है कि 80 के ऊपर 180 पे रिकॉर्ड करते हो या 200 पे रिकॉर्ड करते हो, इसका उसने एक नंबर रखा हुआ है। तो एक नंबर इसका रखा हुआ है कि यहां लाके सही पोस्ट करें, एक नंबर इसका रखा हुआ है कि 4 से डिवाइड करे, एक नंबर इसका रखा हुआ है कि वर्किंग 5 में लेके जाए। वो सारे मार्क्स आपको पूरे मिल जाने थे, सिर्फ ये वाला मार्क्स कटना था। तो प्लीज डोंट टेक टेंशन, ये 20 कहां से आ गया क्रिच, ये इस तरह का क्रिच बीच में नहीं आता था। अगर आप यहां से यहां तक इग्नोर करें तो पुरानी एडजस्टमेंट है, तो इस तरह का क्रिच बीच में नहीं आता। तो एंट्री क्यों नहीं भूला हुआ? ये खर्चा इनकर हो रहा है। कैसे कैसे हो सकता है कि साइंसदान पैसे दिए बगैर जाएं? तो खर्चा इनकर हो रहा है, इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज है जो आपको कुछ दिन पहले कराई थी, अगर यहां पर इसकी वैल्यू इन यूज दे देता इंटेंजेबल की, तो फिर ये पूरा इंटेंजेबल हमने गुजारना था इंपेयरमेंट टेस्ट से। फिर शायद आपको याद हो मैंने कहा था अब 180 भी लेंगे और ये 20 भी लें। अब 200 का इंटेंजेबल है मेरा, जिसको मैंने किस टेस्ट से गुजारना है। ये कितने लोगों को याद है बात? ये एक दिन सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट आया था, वो आप सवाल रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। तो बहरहाल ये तो दी नहीं हुई एडजस्टमेंट, इसलिए कीप इट सिंपल। 180 डिवाइड बाय 4 45। बोल दें जी, ओवर हो गया, ओवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे स्क्रैप पड़ा हुआ है सारा सवाल में। 45 इसमें मैंने आपको साबित किया है कि इसमें भी आपके नंबर आ जाने थे, और 290 वाली एडजस्टमेंट में भी मैंने आपको साबित किया इसमें भी आपके नंबर आ जाने थे। तो 80-70% नंबर हर बंदा ले सकता है हर सवाल के अंदर, बस आखिर तक जान मारनी होती है। हाँ बोलें। प्लस इधर डाल लें, प्लस 45, और डेप्रिसिएशन बढ़ाने से खर्चे, और सॉरी डेप्रिसिएशन बढ़ाने से प्रॉफिट, खर्चे बढ़ जाते हैं। ओके जो काम हमारा। ये डायग्राम जरा बनी रही, इस डायग्राम ने आज बड़ा फायदा दिया है। 2020-2021 फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 200 मिलियन। तो इस दिन एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1। ये असल में आप जीपी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये इतनी बोंगी एडजस्टमेंट है, ये करनी पड़ती है। वो बोतलें जो मैंने 10 रुपए की खरीदी हुई हैं, सऊदी किंग के जाने के बाद 13 रुपए की बिक जानी है। ये एनआरवी लॉस नहीं है, ये फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, जिसको IS1 मना करता है रिकॉर्ड करने से। ये फोरसीन गेन्स हैं, इसको IS1 मना करता है रिकॉर्ड करने से। बट कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहते हैं जाहिर बात है ये सऊदी किंग की बोतल है, तुम जाने के बाद 3 रुपए अपने पास रख लोगे, ये क्या बात हुई? अच्छा, अब बताएं, जो काम हमने 1 जुलाई को कर लिया, अगर सब्सिडरी उसे बाद में कर ले, तो सोल्ड की फिगर को उल्टाना है या यहां अनसोल्ड की फिगर को? सोल्ड की। 50% इन्वेंट्री यहां हमारे पास पड़ी हुई थी, इसका मतलब है 50 बिक गई थी, और 10 यहां हमारे पास पड़ी हुई थी,
इसका मतलब है 40 बिक गई थी। डन। इस 6 महीने में कितनी सोल्ड हुई और 1 साल में 40। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, मैं डेट्स के नीचे नहीं लिख रहा। भाई वो पिछली क्लास में व्हाट्सएप 1 मिनट के लिए शो हुआ था, तो ज़रा बता देना था आपने। ओके वैसे मेरी कोई इसमें चीज़ें ऐसी नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी का मैसेज आया तो वो एक प्राइवेट मैसेज होता है, उसने आप ही को भेजा होता है। अच्छा अब माय डियर, पता करा लो यार सर किस टाइम होनी है। मैं तो इसी प्रोग्राम नहीं था, मैंने तो 3 बजे जाना था। 1 जनवरी 20 और 31/12/20 और 31/12/21, 1 जुलाई 20। तो इस एंट्री बोलें इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग कितना 200। इस अरसे में कितनी बेच दी, इस अरसे में कितनी बेच दी। अब 31/12/20 को जो काम सब्सिडरी कर चुकी है, सॉरी जो काम हम कर चुके हैं वर्किंग 1 में, अगर वो सब्सिडरी बाद में भी कर ले तो सब्सिडरी को कहें इस काम को उल एसआरई डेबिट। असल में ये मैंने आपको बताया था जीपी डेबिट हो रहा होता है जी। 200 का 50%, 100। डन। इधर आए, अगले साल उसने कितनी बेची। यार मैं तुझे बता रहा हूं, मैं सारा गेन पहले का रिकॉर्ड कर चुका हूं, तू फिर गेन रिकॉर्ड किए जा रहा है। सब्सिडरी ने कहा हाँ मैं तो करूंगी, चल फिर तेरे वाला उल्टा देता हूं मैं। आपने कहा पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। एकदम के लिए जज्बाती ना हो जाया करें। 200 ज़रब बाकी 10% की एंट्री अगले साल अगर बिक गया, अगर वो भी 2% करके बिका तो यही एंट्री पूरी जिंदगी करते रहेंगे। बैलेंस शीट में आपने ये 3 एंट्रीज करनी थी। P&L के एंगल से मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूं। नोट कर लें, बोले कर लिया, नहीं किया ना करें। अच्छा जी, बैलेंस शीट के एंगल से पोस्ट कराएं। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट करें जी। 200 लो जी। हाइब्रिड में स्विंग करके लोग उठ के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, स्विंग करके आ जाते हैं, स्विंग करके चले जाते हैं। जादू है, जैसे आंख हो जल पहाड़ हो जल होता है हाइब्रिड में। इधर बताइएगा कौन कौन स्टूडेंट गए हैं, जरा ये देखेंगे जरा मंडे को। अच्छा जी,
अब ये दोनों बैलेंस शीट में जानी है एंट्रीज, उसको छोड़ें पर अब बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे। P&L के एंगल से बताएं जीपी कम करने का क्या तरीका है। पुत्र ये तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इससे तो मुझे कंसर्न नहीं है, मेरी तो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल बस बढ़ा दें 80 से, वो तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल है ना। अब आप पिछले साल की एंट्री इस साल कराएं तो मैं आपको फिर पिछले साल ही ले जाता हूं। ये तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी ना, माय डियर, माय बबलू, माय भालू, माय टिंकू, माय पिंकू। हमारे साल की कॉस्ट ऑफ सेल कितने से बढ़ा दें? 80 से। वर्किंग नंबर Okay, my dear, that's a nice question. ਪੱਪੂ ਹੋਰ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। लेकिन my dear, what I am trying to say is you can get marks of 180, you can get marks for 180 divided by 4, you can get the easy marks of 200, you can get easy marks of 1700 plus iski PV, you can get easy marks of 290, marks and marks in question everywhere if you want to search. And you say, no, oh man, what is this? What is this? And what is this? Then you will be this. Okay. पे कर दिया, बैलेंस शीट के एंगल से तो कुछ नहीं करेंगे, P&L के एंगल से उसने अपनी अदर इनकम में डाल दिया होगा। यार ना बताया कर, उसने पे किया होता है, डाला होता है, कितने उसने मना किया ना बताया कर, हमें पता होता है। मैं बताऊंगा, बता दें, निकाल दें उसका शेयर कैपिटल पकड़ें, आज इधर ही निकालेंगे हम। किसका है ये? एस का, एक है एस का शेयर कैपिटल पकड़े अंदर जाके 1500 जरब 8% जरब 75%। आई कैप इस तरह करता होता है और इस तरह करके 90 लिख देता होता है। वो कहते हैं थल्ले नहीं मैंने लिखना पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, वो इधर ही करके कर देता होता है सब कुछ। ये माइनस हो गया पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, यशी लाई है, यानी वो वर्किंग 4 और 7 से आगे नहीं जाता, 8, 9, 10 बीच में ही घुसा देता है सारी। ना कर यार, ऊपर इतना कुछ करके अब मार्क्स तूने यहां रखे हुए, ना खेल मेरे फ्यूचर से यार। ये एडजस्टमेंट्स पहले दे देता, मेरे जैसा कभी हौसला बन जाता है थोड़ा सा यार। टका टक हो रही हैं एडजस्टमेंट्स। ऑन 25 अगस्त 2021 FL कौन है हूँ, एसोसिएट ने बेची हैं चीजें 150 की, 150 की एट अ मार्कअप ऑफ 20%। बट डायरेक्ट बताएं 150 इंटू अनसोल्ड कितनी 60 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय पीस शेयर इज इक्वल टू, और कुछ रह गया कड्डन वाला, बहुत होगी ना, बस 3 तक पहुंच गए। अब किसने बेचा? ए ने, डिक्रीज वर्किंग 5.1, क्योंकि ए का प्रॉफिट तो उधर पड़ा हुआ है ना, तो डिक्रीज कर दें इसे वर्किंग 5.1 में। और अगर किसी को ये एडजस्टमेंट भी नहीं आती ना, बस आप छोड़ दें उसको, अब लीव हिम स्लैश अप। जी बोलें। A to P कितना 3। वर्किंग के लिए रेफर माय क्वेश्चन पेपर 3। ये काट के दिखाना है, इधर ही काट दीजिएगा बेशक। पिछले साल इंपेयरमेंट नहीं थी, शुक्र है इधर आके तो बंदों का पुत्र बने। हमारे साल की है सारी, ये पिछले साल कोई नहीं थी जी। खत्म हो गया, आगे सवाल एनसीआई तो उस पे है प्रोपोर्शनेट शेयर।
मल्टीप्लाइड बाय 25%. जी 770. 770 280. इसका इम्पेयरमेंट लॉस कर दें, एडमन में डालें, एडमन में 15% है तो 280 इंटू 42 तो बहुत ही अंदर को उसके ਉੱਥੇ जाके मना भी कीता है अपने घर रहा कर, तू हर वक्त जाके खाला दे घर बैठा रहना. 42. चलें तस्वीर खींच लें, मैं अप्रोप्रिएशंस शुरू करने लगा हूँ. स्टेप 3 हो गया है, पास एडजस्टमेंट्स पास हो गई हैं सारी, अब फेल करानी है एक एक करके. छड़ दे रशीद हूँ तू एनसीए दा प्रोपोर्शनेट शेयर कर देगा, इतनी आसान एडजस्टमेंट ये ते अस्तगफिरुल्लाह. अच्छा जी, अब माय डियर अगला स्टेप किसी को याद हो? क्लोज वैल्यूज ऑफ वर्किंग 5.1, कोई नहीं वर्किंग 1 किसी से देख लीजिएगा अभी तो सवाल. वर्किंग 5.1 एंड वर्किंग 5.3. क्या लिखते होते हैं? अच्छा, नमाज के बाद क्या हमारी डिस्कशन है अगली? नमाज के बाद नहीं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं. आई एम विद यू पीपल गाइस, आई एम विद यू पीपल. जी, शेयर ऑफ ऑकी फ्रॉम ए वर्किंग कैरी डाउन निकालने 36. चलें जी यार, ये टोटल करने के लिए ना कोई बंदा ले जाइएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये टोटल जो है ना बंदा थक जाता है यहाँ तक. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो मास्टर जी टोटल्स कराएं. 6350 4085. जीपी शिपी रहने दें आप. 2265. ये जीपी है. नहीं, अब मैंने लिखना है, पहले जब मैंने मना किया. अच्छा जी 1647. 735. 127. 1346. Bad. तुझे तोड़ देंगे हम, एट्रीब्यूट कर देंगे. खुदा के लिए मुझे ना तोड़ो. चुप, इमरान खान रोएगा फिर अगर तुझे नहीं तोड़ेंगे तो. वेरी टेक्निकल फिगर. फाइव पॉइंट टू. यार ये जिंदगी में कभी 11 सवाल नहीं कराए थे, तो 11 सवाल करवा दिए आप लोगों ने. इतने तो अपने लिए नहीं किए होंगे. आप आए, बाहर आई. आप कैसे आए भाई? हमारे से बात करें. नमाज मैंने जिन्ना हॉस्पिटल के करीबी मस्जिद में पढ़नी है, ठीक है.
वो जो एनएक वाले भाई हैं उनको तैयार रखें। अच्छा जी, ये एनसीआई करा दें। 696 ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਲੇ। 696 into 25%, 174. ਓ 80 into 25%, 25. 80 into 25%, 25. ओ गाय, यू आर एग्जैक्टली राइट। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है, हमने नहीं की, बोंगी मारी है, बिल्कुल बोंगी मारी है। इट विल हिट एज प्रॉफिट। सारे खड़े हो जाए, मैं तो खड़ा हुआ, मैंने गलती की है, मैं खड़ा हुआ, सारे खड़े हो जाए। ये 80 बिल्कुल जाने, क्यों नहीं जाना? इट विल हिट एज प्रॉफिट। ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है ना, तो इट विल हिट एज प्रॉफिट। सारे खड़े हो जाए इनके अलावा। ये सोल्यूशन साथ साथ देखते हैं, ये भी खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए। वेरी सिंपल, इट विल हिट वर्किंग फाइन। हाँ बोल अब। हाँ जी 80, बैठ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से प्रॉफिट फॉर द ईयर कम होगा। हाइब्रिड वालों को मैं जाके खड़े करता हूं अभी। 61 154। हाँ इंदा उसने सोल्यूशन ही खोल के बैठा रहना है। वो किस चीज के थे? वो किस चीज के थे? ये लो, वो मिल गए थे? नहीं वो मिल गए थे। वो होगा 1192। पुत्र वो वाला दे दे, ये 100 वाला 10 वाला ले ले, फिर बैंक से चेंज करा ले। यार मैं क्या करूं ये। अच्छा जी 154 माइनस 20 130 1168. The ball is coming and you can catch it. You can catch out. You missed. Well, I'm very, very, very sad that I'm leaving you alone for 1.5 days. How you will spend your time? It's a very, very, very risky approach to leave you people alone. चलें ऐसे कीजिएगा, फिर IS 1037 अच्छे तरीके से जितने अभी तक सवाल कर लिए उनके सोल्यूशन लिख के आइएगा। और अगर कोई ऐसा दीवाना है ना क्लास में, तो वो जो है वो इशा पढ़ के बैठे 7:30 बजे और 1:30 बजे तक जो है वो पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 से 10 ज़रा एक सिटिंग में कर ले, ताकि IS 28 इसका ख़त्म हो जाए। IS 28 का पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 से 10 एक सिटिंग में, आधे घंटे में। कोई ऐसा दीवाना है तो 5 घंटे ये लगा दे आज। वैसे हो जानी है आपको, फिर IS 28 हो जाना है आपको। जिना हॉस्पिटल करीब है IS 28 हो जाना है। हम भी उधर ही हैं तो आ जाइएगा। फिर है कोई ऐसा वैसे 7:30 से 1:30 वाला? नहीं बस 1:30 ना करें, 7:30 से 11:30 कर ले, फिर सो जाएं। 5:30 का अलार्म लगाएं ताकि नमाज खतरे में ना पड़े। सारे कर दें यार, आज फारिग कर दें सारे पास पेपर, फिर IS 37 कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह दोपहर के बाद संडे को ऑडिट और जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। चलो